घर आए रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आए रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने, राम नाम रंग दीनी चदरिया चीनी रे चीनी चंदरिया चीनी रे चीनी, चंदरिया चीनी रे चीनी, चंदरिया चीनी रे चीनी, चंदरिया चीनी रे चीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गाता तो झीनी झीनी शुरू हो जाता। हाँ जी, इतना बढ़िया गा रहा था है। हमसे एक बार और गा दे। झीनी झीनी बोले इतना बढ़िया गा रहा था कि अगर एक बार और गा देता तो झीनी झीनी हो जाता। म्यूजिक में वो तासीर है, म्यूजिक के अंदर वो क्षमता है कि वो बरसा भी सकता है, वो आपको जला भी सकता है और आपको वो शांत भी कर सकता है। उम्मीद है कि आप सारे लोग शांत तो होंगे और सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी जगह आज थोड़ा बदल गई, मैं उधर पिछले कई वर्षों से उधर ही करता हूँ, लेकिन आज मुझे इस तरफ शो करने के लिए कहा गया। मैं भी बंधा हूँ, सारी चीज़ों से बंधा रहता हूँ। वो जो लोग आज नए तौर से यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो मेरे शो में आज यहाँ पे शरीक हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से ज्यादा बात करूं। कुछ दिन की बात है, उसके बाद यहाँ से मुझे टूर पे निकलना है, हालांकि ऑलरेडी काफी लेट है। छत्तीसगढ़ जाना है मुझे, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे तेलंगाना जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, जहां जहां के लोग हैं वहां वहां जरूर जाएंगे हम। नहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है, मुझे जाना होता जी। आप लोग नए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस शो भी मैम आप ही का है, जैसे मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस सबको आप सारे लोग। कहां से आना हुआ साहब आपका? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। मैं एक चीज कोशिश करूंगा कि जरा प्लीज उसको जरा सा हल्का कराएंगे जाके आवाज, ऐसे उसको बहुत जो बढ़ा चला के बताने से कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, महाराष्ट्र से आए हैं आप, स्पेशल आपका प्रोग्राम देखने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका शो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बैनर देख रहा हूं, बार बार एक पोस्टर देख रहा हूं, लेट्स मेक अ डिफरेंस। शिवांशी फाइट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला है जी, मैं समझ गया। और उसके बैनर्स पोस्टर्स लेके लोग प्लीज एक जगह सेटल हो जाइए, तो जो सो दैट कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कौन इसमें बात करने के लिए आगे आएगा मेरे पास। आप आएंगे? क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम आकाश मिश्रा है। आकाश जी, कितने बड़े हैं, क्या उम्र है इनकी, शिवांशी की? ये 16 महीने की मेरी बेटी है। 16 महीने की, और मसल डिस्ट्रॉफी? हाँ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है इसको, जी, टाइप 2 में कैटेगराइज किया। टाइप 2 कैटेगरी में। और क्राउड फंडिंग करना चाहते हैं आप? जी हम क्राउड कलेक्ट हुआ है? जी अभी तक हमने 1.5 करोड़ तक कलेक्ट किया है। 1.5 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है। मुझे लगता है 16.5 या 17 के आसपास आपको कलेक्ट करना होगा, 17.5-16 करोड़ के आसपास कलेक्ट होना है। मेरे शो में पहले भी लोग आते रहे हैं और यही शो, ये जो आपका विश्वास है और ये विश्वास ही काम करता है। ईश्वर इनको शतायु करे, शिवांशी को। यहां मौजूद है क्या? ओहो, जय हो। हमारे यहां तो नव दुर्गा की पूजा होती है
और आज दूसरा दिन है। माँ भगवती इनको खूब लंबी आयु दे, परिवार में खुशियां आए, खूब आनंद आए। लेकिन एक जरिया है जो आप कर सकते हैं। मैं चाहूंगा जरूर आप जितने लोग, और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कभी कभी आप कुछ कहते कहते कुछ कह जाते हैं। जो मैं कुछ कहते कहते कह जाता हूं वो यही है कि जिसको कन्या खिलानी हो, नवरात्रि है ना साहब, हमारे यहाँ तो कन्या खिलाई जाती है अष्टमी को, नवमी में। सारी चीजों से निकला हूं, इसी परंपरा से बड़ा रचा बसा हूं। जिसको कन्या खिलानी हो वो आगे बढ़े, और इससे बढ़िया कोई पुनीत कार्य हो ही नहीं सकता कि किसी को जीवन दान देना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। प्लीज जितना हो सके, जितना कर सके प्लीज करिए। और मेरे शो में आप आए हैं, आपको एक दो बार और आना पड़ेगा। और ईश्वर, जो पिछली बार वाले जो थे उनका कलेक्ट हो गया और उनका इंजेक्शन भी आ गया। जरा सा भी निराशा मत लाइएगा दिमाग में, एक रत्ती भर भी, क्योंकि करने वाला कोई और है। हम लोग तो सिर्फ मात्र साधन हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, सिवाय साधन के अलावा कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किसको दावत देता है, कौन महाराष्ट्र से चलकर यहां आता है, कौन अंडमान से, कौन लेह से। मैं किसी को दावत नहीं देता, मेरे तो जगहें बदल जाती हैं, लेकिन सारे लोग इकट्ठा होते हैं रोज इसी तरह। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो संकल्प है अपनी बच्ची को लेकर 16.5 या 17 करोड़ इकट्ठा करने का, 1.5 करोड़ कर चुके हैं क्लाउड फंडिंग के जरिए। ईश्वर आपको शक्ति दे, और जल्दी से जल्दी मैं पाजी से कहूंगा कि पाजी बीच बीच में जरूर उस नंबर की तरफ कर दीजिएगा। आप भी बड़े दयालु हैं पाजी। जब मैं पाजी कहता हूं तो लोग सोचते हैं मैं बात किससे करता हूं। पाजी है ना, पाजी मेरा मतलब ये कैमरा, ये लेंस, ये मुझसे भी ज्यादा सच्चा है। मैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता हूं, ये नहीं झूठ बोलता, जरा सा भी झूठ नहीं बोलता। बस इससे मुझे निवेदन करना होता है कि अपना कैमरा चाहे आज चिकने गालों की तरफ न दिखाना, खुरदरे गालों की तरफ चले जाना न जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक दो बार कैमरा जरूर इधर घुमाना, सो दैट कि जो पीपल, जो पर्सन, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उससे अच्छा कोई मौका नहीं है। प्लीज, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज जोड़ेंगे और जो लोग जहां से आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप कहां से आई हैं? मैं लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है आपका? गिरिजा सिंह। गिरिजा सिंह। गिरिजा, क्या काम करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रही हूँ। जी, किस में मास्टर्स करें, किस सब्जेक्ट में करें? मैं आ रहा हूं, खड़े रहो चुपचाप। किस में मास्टर्स कर रही हैं? हिंदी। हिंदी में? ओह, हिंदी साहित्य में। तो जरूर बातचीत होगी। तो आपका कौन सा कवि है जिसको कि आपको लगता है कि इस पे मुझे सबसे ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कौन सा कवि है? अच्छे की बात तो नहीं, लेकिन डिफरेंट जो है, मुक्ति बोध मुझे। उनकी कविता वो सबसे क्लिष्ट है। गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा। बहुत बहुत स्वागत है। और गजानन मुक्ति बोध को जो कहे निश्चित तौर से वो क्लास में सर्वोत्तम ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी लोग आए हैं यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सारे लोग आए, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ थोड़ा थोड़ा आज बोलना जरूर, मुद्दे पे जरूर बोलना। मैंने टाइम थोड़ा ले लिया, इसलिए आज जो चेहरे, चिकने चेहरे हैं उनको मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं आज जनता की तरफ ज्यादा रुख रखना चाहता हूं, लेकिन फिर भी तो बजा रहे थे, वो कहां चले गए? जरा खड़े हो, एक बार फिर से खड़े हो जी। जरा मैं लाओ, मेरा मूड उखड़ गया, थोड़ा दूर चला गया। तो क्या बजा रहे थे? चदरिया बजा दो एक बार फिर से। चंदरिया जीनी रे जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी, है राम नाम रस बीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी, है हो। थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निराश नहीं होते, हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छा, अच्छे से और अच्छा कैसे करा जाए।
ठीक है थोड़ा सा कम है तो उसको ज्यादा कैसे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विकास जी आप अच्छा गाते हैं, बजाते तो अच्छा ही हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राहुल आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत का सिलसिला यूं कुछ शुरू हुआ कि राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री को इजराइल के बारे में बोलने का टाइम है, वक्त है, लेकिन मणिपुर के बारे में या मणिपुर जाने का कोई वक्त नहीं है। बहस का एक सिरा यहां शुरू कर रहा हूं, लेकिन सारे सिरे आपके पास हैं, आपके पास आपके अपने मुद्दे हैं। जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे आपका मुद्दा सामने मेरे होगा। जी सबसे पहले कांग्रेस। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक इशू है उसको उठाना चाहती हूँ कि देखिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कि देश की सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आज 9 शहरों के अंदर सेल्फी पॉइंट बनाए जाए जिसमें मोदी सरकार की, खासकर मोदी जी का चेहरा हो और मोदी सरकार को उनकी स्कीम्स को प्रमोट किया जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भारत के अंदर ऐसा कब हुआ कि सेना का राजनीतिकरण हुआ? आज से पहले आप देखेंगे कि कभी भी सेना का राजनीतिकरण नहीं हुआ इस देश में, आंतरिक राजनीति का कभी भी सेना हिस्सा नहीं हुई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च कमांडर की हेड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर संज्ञान ले, क्योंकि अगर चुनाव तो हम लोग भी तो ठीक है, ये पॉइंट आपने रेज किया, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड ऑन दिस। एंड द सेकंड पॉइंट जी, सेकंड पॉइंट ये है कि जिस तरीके से राहुल जी ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मणिपुर पर तो आज तक वो दौरे पर नहीं गए, लेकिन वो चुनाव प्रचार में हर जगह जा रहे हैं। उनको इजराइल की इतनी टेंशन हो रही है, लेकिन इन्हीं अपने ही देश के अंदर मणिपुर के लोग नहीं दिख रहे हैं। ये गंभीर विषय है कि जहां देश के प्रधानमंत्री को विश्वास किया मणिपुर की जनता ने और वहां पर राहुल जी गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? कहां से आना हुआ? छत्तीसगढ़। वेरी ग्लैड टू सी यू। वेरी नाइस। मैंने सुना है आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हाँ। बेहद खुशी होगी, आपका स्वागत है। आप कहां से? छत्तीसगढ़ से ही हैं? मैं बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप इन छत्तीसगढ़, बट मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लंदन से पढ़ा। सेटल्ड इन लंदन? नो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बैक। कितने साल हो गए लंदन में आपको? मैं अराउंड 12 इयर्स वहाँ। मतलब ये तो याद है ना, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया की, वो भी भूल गए। उसने कहा जिसको मुक्तिबोध जी को उस राज्य से मैं हूँ। इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, हाथ में कैमरा है, चुनाव का वक्त है, चुनाव का मौसम है, एंड ही इज कवरिंग। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में आपसे मिलूंगा, मैं ब्रेक में आपसे बात करता हूं। जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आगे आइए। जी धन्यवाद प्रतीक जी। मैं डिफेंस वाले पॉइंट पे आपसे क्लैरिफिकेशन। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए। अरे मेरी बहन, वो मणिपुर नहीं मिजोरम गए। अभी उन्होंने वहां पर एक मार्च को लीड किया, और मैं ये मानता हूं कि 1966 में जो भारतीय एयरफोर्स ने इंदिरा गांधी जी के कहने पर मिजोरम में बम वर्षा की थी, भैया उसके लिए तो माफी मांग लेते पहले वहां जाके मिजोरम में। वहां अपने देश के नागरिकों पे हमारी सेना से बम बरसाने वाली पार्टी के नेता क्या बात करेंगे। दूसरी चीज, ये बात कह रहे थे मणिपुर की, तो मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं कि भैया मणिपुर में तो देश की जो गृह मंत्री है वो वहां गए, 3 दिन लगा के आए, साथ में वहां पर सीबीआई भी है, फौज भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि भैया हमास के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में आप सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं कर पाए, मणिपुर संभाल नहीं पा रहे, देश संभालने की बात। भैया देश संभालने का तो मुद्दा ये है कि 2014 में चुना था, 2019 में फिर से चुना है, तो उसके बाद ही हिसाब किताब होगा, और 24 में चुनाव हिसाब किताब होगा तभी देखेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, वो वहां गए थे, वो फैक्ट एंड फिगर अभी हुआ है। जी आपका सबसे पहले प्रतीक जी, आपको और सारी जनता को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई जी, क्योंकि नवरात्रों का दिन चल रहा है। माता रानी सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, सभी पर प्यार बनाए रखे, हम भी चाहते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी मणिपुर नहीं, आपके चैनलों पर चला था राहुल गांधी जी मणिपुर गए। अरे आप सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को बाहर के देशों की चिंता है, अपने देश की चिंता कर ले। कल भी एक महिला पुरस्कार मणिपुर की महिला
जिसने कहा मैं अपने पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस करती हूं। आज भी पेपरों के अंदर आया पड़ा है कि हम वापस करते हैं। अरे मणिपुर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप उस बात को समझ नहीं दे रहे। मेरे भाई अभी आपने बोल दिया, राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के बारे में बोल नहीं पाए। संसद में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी बोले, राहुल गांधी जी उनकी विपक्षी सारी पार्टियां बाहर निकल कर चली गई। सुनिए, दूसरी बात मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आप मणिपुर कहते हो, राजस्थान पर आप नहीं देखते। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनकी सहयोगी दल की पार्टी डीएमके ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की। राहुल गांधी जी आज तक उस पर जवाब नहीं दे पाए। और मैं यह बात पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी सरकार में आपके चहुते लोगों ने, आप ही के नेता ने कश्मीर में कत्लेआम करवाया, तब राहुल गांधी आज नवल जी डिबेट सीख गए हैं। हाँ जी, चेला एला नहीं, कुछ नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो डिबेट सीख गए हैं और जो डिबेट सीख जाता मुझे डर लगने लगता है फिर कहीं वो भागने ना लगे हुए, तो ये डर लगता है। लेकिन हाँ, वो स्टीयरिंग व्हील पे अब बैठना जानते हैं और मुद्दे को बहुत धीरे से सफाई से लेफ्ट और राइट करके वो निकाल ले गए और उन्होंने मुद्दा वहां खड़ा कर दिया जाके कि अब बाकी लोगों को उसी का जवाब देना होगा। ये होती है डिबेट की एक कलाकारी। जी जनाबे आली बोलिए। बेचारे सुबह सुबह व्हाट्सएप से पढ़ लिए, सुन लीजिए, कश्मीर में जब पंडितों को बाहर किया गया तो भाजपा की सरकार थी देश में। ओहो, कहाँ व्हाट्सएप से पढ़ के आगे कौन जवाब देगा? अरे तो कौन सा था उनके? विपक्ष में थी कांग्रेस उस समय, विपक्ष में थे कांग्रेस उस समय। शिवांशी 16 महीने की है। मुझे मालूम है शिवांशी के पिता और माता का ध्यान इस वक्त कहां पर है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी वो 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो और मेरे पास कोई ना कोई तो आता ही है। पिछले कुछ महीने पहले कोई था, आज यहां पे ये हैं, शिवांशी के माता पिता हैं। प्लीज देखना चाहिए, जनरसली उसमें डोनेट करना चाहिए और जो कुछ भी बने जरूर करना चाहिए। कहां से आना हुआ? ठंडा लगने लगा ना? हाँ, हवा आ गई तेज जी। अब मौसम बदल रहा है तो काहे नहीं पहन रहे कुछ कपड़ा पड़ा। कहां से आना हुआ? दिल्ली से जी। दिल्ली में कहां से? पालम से। क्या काम करते हैं? सर अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? ठीक है। पहले क्या करते थे? एक मिनट बहस पीछे नहीं होगी जी। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते थे? कौन सी क्लास में? 11-12 तक। अब बैठिए, अब सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा अकाउंट्स। अरे सर कितने बच्चे हैं? रुकिए अभी वेट करिए, मैं बात करता हूँ आपसे। लाओ बीजेपी। एक तो सूचनाओं का स्रोत क्या है पता नहीं है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन का नंबर आप दे दीजिए कि सेना का उपयोग सरकार कर रही है। पहली बात तो इनको जानकारी कुछ है नहीं। दूसरी बात मणिपुर की, अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। किस लिए लाया? मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री जब बोलने आए तो राहुल गांधी लूडो खेलने चले गए बाहर। तो ये स्थिति है इनकी। बहस करेंगे नहीं, संसद में बात करेंगे नहीं। अरे विकास के मुद्दों पर बात करिए। राजस्थान में आपने क्या किया ये बात करिए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? आपकी सरकार थी तो आपने कितने किलोमीटर रोज हाईवे बनाए? आपका आंकड़ा है कि 2 किलोमीटर रोज हाईवे बनता था, आज 40 किलोमीटर रोज हाईवे बनता है। आप इंदिरापुरम से आप निकलिए, इंदिरापुरम से लेकर मेरठ तक आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। भाजपा सिर्फ एक लक्ष्य जानती है कि अमृतकाल चल रहा है, 2047 में भारत को विकसित बनाना है। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना रोना रोते रहिए, राहुल को संभालिए। देश संभल चुका है, जनता संभल चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको दूंगा, लेकिन इनसे मैंने पूछा नहीं था इसलिए बिल्कुल वक्त बनता है। जी जनाब फादिल भाई। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बना रहे लोग। अरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं करना तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये क्या कर रहे हैं कि कई किलोमीटर सड़क बना रहे? देश का क्या हुआ? 14 से पहले 28% जनता से जीएसटी नहीं ली जाती थी। दूध मक्खन ब्रेड पर जीएसटी नहीं ली जाती थी। क्या हालत कर दिया है? गांव जाके देखिए, लोग तड़प के मर रहे हैं दवा के बगैर। सड़क पर गड्ढों से लोग मर रहे हैं और एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं और झूठ पे झूठ।
हमारे सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो मैं आ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी डिबेट पीपल पेड़ के नीचे नहीं करता, वो वहां करता हूं। पीपल के पेड़ के नीचे झूठ नहीं बोला जाता, और शाम के वक्त तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाता। और अगर पीपल के पेड़ के नीचे झूठ बोल दिया एक बार, तो मैं सवाल पूछता हूं, खैर आपको तो ईश्वर बहुत बढ़िया करे, मैं आपसे जब आपकी सरकार बनेगी तो आप सारी जीएसटी हटा देंगे? मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, बिल्कुल हटा। और मैं ये आपसे कहना मैं पहले पूछ रहा था, ये जीएसटी तो कांग्रेस के समय का प्रपोजल है। अरे लाया कौन? 28% का प्रपोजल नहीं था, 2% का। अरे तो भाई सब में स्लैब है ना भाई, स्लैब है ना। अरे फजल भाई देखो, एक बात बताऊं, या तो पढ़े लिखों की तरह डिबेट करो, और या तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे जैसे सब बैठे हैं वैसे हम भी बैठ जाते हैं। नहीं, एक मिनट रुको, पीपल का पेड़ जीएसटी लागू नहीं किया था, लेकिन भाई प्रपोजल कांग्रेस का ही है ना। बिल्कुल है, सारे लोगों ने इस पे मोहर लगाई, काउंसिल है ना, जो तो आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए ना, बस तो वेरी गुड, इससे बढ़िया कोई। आप चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप चुनाव जीत रहे हैं, इधर आइए। राहुल गांधी ने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स खत्म करेंगे, जीएसटी कहा, बिल्कुल कहा। वेरी गुड जी जी। आप कह रहे हैं 2014 से पहले जीएसटी नहीं था। अरे भाई, जीएसटी लाए ही नरेंद्र मोदी है, और वो जीएसटी का मॉडल है जो पूरा विश्व अपना रहा है, उसको मोदी जी लेकर के आए। और जीएसटी में जो कैलकुलेशन होता है, इनको नहीं पता होगा, जीएसटी काउंसिल होता है जिसमें सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसी को कहा जाता है, जिसको नीति आयोग। और इसका एक बात बता दें, जो काउंसिल के चेयरमैन थे सबसे पहले वाले, वो वेस्ट बंगाल के ही थे, केवल के वित्त मंत्री थे। मैं आ ही रहा था। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक सरकार के योजनाओं पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, सेना का अपमान हो गया। सेना और सरकार को अलग आप कैसे कर सकती हैं? क्या सेना और सरकार पार्ट नहीं है? एक बहुत लॉजिकल, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस। सेना और सरकार पार्ट होता है देश का। वहां बीजेपी का अगर सिंबल होता तो आप आपत्ति कर सकती थी। सेना का सेल्फ और सरकार की योजनाएं, दोनों सेना और सरकार देश के लोकतंत्र का पार्ट है। रुकिए, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, आपका बात अधिकार है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी यही हुआ था कि जब सेना का राजनीतिकरण होता है तो देश की हालत क्या हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इन लोगों को भी देखना चाहिए कि सिर्फ सरकार की सेना नहीं है, वो सबकी सेना है, वो सारे 140 करोड़ की सेना है, देश की सेना है। नो, यू प्लीज लिसन, आपको सुनना पड़ेगा। देश की सेना है। अभी भाई साहब ने कहा अमृत काल में है। हाँ, हम अमृत काल में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर है हम। कैसा देश है ये? जिस देश के अंदर लोग भूखे मर के सो रहे हैं, आधे लोग भूखे सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं भूख की वजह से। 18% ये गंगा जल पे जीएसटी, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। 18% गंगा जल पे जीएसटी, दूध दही पे जीएसटी, दही पर जीएसटी, सब चीजों पर जीएसटी। और फिर ये कहते हैं हमने तो जो नीतियां बनाई, आप हमारे राजस्थान मॉडल को देखिए, 25 लाख जो है चिरंजीव योजना के तहत दे रहे हैं, और लगातार समाज कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं जनता को। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो जीएसटी आया उसकी वजह से एमएसएमई जो सेक्टर था वो बहुत प्रभावित हुआ, या बल्कि एकदम लुढ़क गया। बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल एकदम बने रहिए हमारे साथ जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, अभी मेरी बहन ने ना बहुत सारी बातें बताई राजस्थान के विषय में। इन्होंने बोला तो ये भी बता देती कि एनसीआरबी के आंकड़े में राजस्थान जो है बलात्कार में और महिला अपराध में नंबर 1 है। जिस मणिपुर के लिए आप चिल्ला रहे हैं, राजस्थान हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, दिल्ली हो जाए, वहां तो आप चिल्लाते नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक। दूसरी चीज, आज गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के घोटालों पे क्या कहेंगे? गोठान घोटाला, अरे भैया 40 लाख रुपए में एक गाय को चारा दे रहे हैं आप, वहां पर गोठान घोटाला हो गया। पीडीएस सिस्टम घोटाला, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन नरेंद्र मोदी ने भेजा, वो ये लोग खा गए। प्रतीक भाई, जब टाइम पे दवा नहीं मिलती है तो एक मिनट, मैं आया जी। प्रतीक अरे रुको, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर नजफगढ़ से आया हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ। नेत्रहीन है, दिव्यांग है। मैं कैसे यहाँ तक कैसे? जहाँ से मैं एक बार और आया था, अंकित सर से भी मिला था मैंने। हाँ। तो मुझे मेरे डीटीसी वाले जो मैं उससे भाई रुको, आम वालों से बोलना चाहता हूँ। हाँ।
कि इतना सब कुछ कर रहे, एक दो नेत्रहीन की के पेंशन नहीं दे सक रहे हैं। अच्छा, तो मैं डीटीसी वाली की बात है। हाँ, पूरी डीटीसी में हम दो नेत्रहीन हैं और दोनों को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम खेमचंद है। खेमचंद जी, मैं बात करता हूँ आपसे, ब्रेक पे करता हूँ। नाउ यू प्लीज कंप्लीट जी। देखिए, ये है लोगों की दुख और दर्द, और ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये भाई वो आम आदमी पार्टी का सुनिए 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 तुम्हारा घमंडिया गठबंधन का गलत बात है, गलत बात। प्रतीक भाई जब समय पे दवाई नहीं, एक मिनट सुनिए, जब समय पे दवाई नहीं लेते हैं तो यही फिर असर होता है। आप भाई, जब समय पे दवाई नहीं लेते खड़े हो जाओ भैया, शांत बोल जाना। सुनिए, दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, अभी कर्नाटक की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है हिमाचल की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और घोटाले की बात करते हैं तो व्यापम घोटाले पर सब सूंघ जाता है। और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाले के ऊपर दो अल्फाज नहीं निकलते। सुन लीजिए, पीछे खड़े होइए जाकर के, सुन लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो किसी कांग्रेस के नेताओं को पीछे अधिकारी बना दिया, उनके बच्चों को क्या कहेंगे ये ध्यान दे रहे खड़े होके। आराम से, ऐसे नहीं। प्रतीत है 5 राज्यों के चुनाव, 3 राज्य के चुनाव के अंदर करारी हार भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। और आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि देश की जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो चुका है। सर ये हाँ, थोड़ा पहल जाओ। ये कह रहे थे जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे भैया 50% ओबीसी है, 139 में मात्र 144 आपने टिकट दिया, मात्र 39 ओबीसी को, और केवल एक मुस्लिम को। क्यों मुसलमान को आप विधायक बनने के लायक नहीं समझती है कांग्रेस पार्टी? क्या मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाना चाहते हो? क्या आप ओबीसी को 50% टिकट क्यों नहीं दिया? पूरे देश में ओबीसी का वोट लेना है, टिकट नहीं देना है, विधायक नहीं बनाना है, ये आपकी राजनीति है। ये इन्हीं की गोट थी जो इन्हीं की तरफ पाली गई, ये इन्हीं की गोट थी। कहां से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है साहब आपका? अनुज जी। अनुज जी क्या काम करते हैं? मैं अभी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे। लास्ट ईयर है या इंजीनियर या वर्किंग? नहीं, अभी वर्किंग है। वर्किंग है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? मन है? किसके बारे में? अरे कुछ भी बोलिए, अपने घर के बारे में बोलिए, बाहर के बारे में, पड़ोस के बारे में, कहीं ये इसके बारे में बस बोलिएगा। ये तो मतलब इसके अलावा कुछ मन हो तो बोलिए। हाँ, देखिए जितने भी नेता हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी वो उस पे डालता है, कभी वे उस पे डालते हैं। आम जनता को तो मूर्ख बनाया जाता है हर बार। ना, जनता मूर्ख नहीं बन सकती, जनता बहुत काबिल है। कहाँ से आना? दवाई दे रहे हैं, आपका वजन 100 किलो, उनका 40, दवाई दे रहे हैं जी। कहाँ से आना हुआ भैया? यहीं से आया हूँ। कहाँ? यहीं से, चांदनी चौक। चांदनी चौक से। तो मजदूरी? जी, मजदूरी। चेहरे पे लिखा होता, इबारत साफ होती है कि कहाँ से आ रहे हैं। पानी पूछा किसी ने? मिला था? हाँ ठीक, बढ़िया। चाय पूछी? मिली? नहीं मिली? हाँ, तुम्हें तो जरूर नहीं मिली होगी। दूसरे का भी हिस्सा खा जाओ और उसके बाद नमक पेट भरे तो कमीशन और ले लो। ये हेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। तो कुछ कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। तो कितने बरस हो गए यहाँ दिल्ली में? 10 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कुछ कहने का मन है? कुछ इच्छा बन रही है? सब वही होता है हर साल, जब भी वोटिंग होती है यही होता है, बस यही होता है। यही होता है। क्या होता है ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन प्लीज एक बार फिर से मैं शिवांशी के लिए कहना चाहूंगा। शिवांशी जो है ना, आ रहा हूं, आपको बोलना है। कुतुब मीनार पे खड़े हो जाके, और इधर आओ ना सामने, वहां कुतुब मीनार पे खड़े हो। एक बार फिर से मैं शिवांशी के लिए कहूंगा, प्लीज, इनके फादर मदर यहाँ पे मौजूद हैं और एक ऐसी बीमारी से ये परेशान हैं जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत है, और वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, बहुत ऐसी बीमारी जिसमें काफी पैसा लगता है इंजेक्शंस के लिए, बाहर से आते। मैं चाहूंगा कि वो तमाम सारे लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं या जो यहाँ पे मौजूद हैं, नवरात्रि का समय, मैंने तो बार बार ये कहा कि जो भी कन्या खिलाना चाहते हैं या जो कन्या को निमंत्रित करते हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं है, वो कर सकते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की आज़ादी 140 करोड़ की है और हमें सिर्फ 17 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर एक आदमी आगे बढ़ के 10 रुपये 20 रुपये जितने भी डाल सके तो मेरी बच्ची को इंजेक्शन कल लग सकता है। हमारी आबादी 140 करोड़ है और अगर हम लोग 10-10 रुपए भी डालें तो उससे बीच में भी काफी समय हो जाएगा। मुझे दिख रही हैं यहां पे मौजूद हैं शिवांशी। ये कौन है? ये मेरी बहन है। बुआ भी आई हैं। ना उम्मीद मत होइएगा, मैं बस एक बात जानता हूं जो को बार बार मैं कहता हूं कि चलाने वाला कोई और होता है। हाँ जी, जोर से बोला करिए, चलाने वाला ऊपर ही वाला होता है। देखो मिला ना भगत मुझको एक। क्या नाम है तुम्हारा? रॉकी। अरे गजब रॉकी, क्या रॉकिंग बात कही है तुमने, मजा आ गया। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। चंदरिया जीनी रे जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी। गाजा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि गाजा पट्टी के अंदर 35,000 फिलिस्तीनी सिर्फ एक अस्पताल अल शफा में शरण लिए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इजरायल यहां पर एयर बॉम्बिंग नहीं करेगा क्योंकि ये एक अस्पताल है। लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अड्डा बना लिया तो फिर क्या होगा, ये इजरायल ही तय करेगा। फिलहाल यूक्रेन को बमबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइलें बरसाकर लहूलुहान करने वाले पुतिन गाजा पट्टी के दर्द से तड़प रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब इजरायल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, करीब 48 घंटे तक पुतिन चुप्पी साधे रहे, उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन हमले के 2 दिन बाद पुतिन ने बेहद रणनीतिक हमला करते हुए अमेरिका पर यह निशाना साधा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую. इजराइल और हमास के इस युद्ध में एक बड़ा सीक्रेट किरदार रूस का भी है। इजराइल और हमास के इस युद्ध से रूस को फायदा ही हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता खटाई में पड़ गया है, तो दूसरी तरफ अरब के इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ नफरत भड़क उठी है। लेबनान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जॉर्डन में 70,000 लोग अमान में उस वक्त सड़कों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में ही मौजूद थे। इसी तरह तुर्की में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजिप्ट में भी यह आग सुलगी हुई है और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जा चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूटनीतिक तरीके से पुतिन ने इजरायल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इजरायल पर हमला हुआ है। हमला जरूर गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी भी गलत है। Конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокий. В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны. पुतिन ने गाजा पट्टी में जारी बमबारी और घेराबंदी की तुलना लेनिनग्राद की जंग से कर दी है। लेनिनग्राद का युद्ध बहुत क्रूर युद्ध था जो जर्मनी के हिटलर और रूस के स्टालिन के बीच हुआ था। लेनिनग्राद का युद्ध दूसरे विश्व युद्ध का सबसे अहम युद्ध था जिसमें 15 लाख लोगों की मौत का अनुमान है।
लेनिनग्राद का युद्ध इतना भयानक था कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब लेनिनग्राद की आबादी 35 लाख थी और युद्ध के बाद यहाँ सिर्फ 7 लाख लोग ही जिंदा बचे। बहुत सारे लोग पलायन भी कर गए थे। फिर भी ये अनुमान है कि इस जंग में दोनों तरफ के सैनिक और नागरिकों को मिलाकर 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। О том, что вот в отношении сектора Газы могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И, на мой взгляд, это неприемлемо. 2 с лишним миллиона человек там живет. कुल मिलाकर पुतिन का इशारा यह है कि अगर गाजा पट्टी का युद्ध नहीं रुका तो इसमें लाखों मौतें हो सकती हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गाजा में नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। और न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार इजरायल और गाजा बॉर्डर से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। गाजा की तरफ से एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन इस बार सुरक्षा में तैनात आयरन डोम ने मिसाइल को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। हम लोग बैठ गए हैं ऊपर में। अभी मिसाइल अलर्ट आपने देखा होगा, एक के बाद एक मिसाइल गाजा की तरफ से जेरोत पे छोड़े गए और लगता है एक बार फिर आयरन डोम ने ज़्यादातर मिसाइल को मार गिरा। ऊपर आप धुआं देख सकते हैं पीछे में। इसी तरह से बॉर्डर एरिया में लगातार हम लोग इस वक्त जेरोत के पास हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी हमें अलर्ट रहने को कहा गया है और बार बार इसी तरह से ऊपर में इसी तरह की स्थिति बनी होती है। आपको बता दें कि हम लोग यहीं थे, अचानक से आयरन डोम से जो मिसाइल निकली, गाजा की तरफ से मिसाइल छोड़ा गया और फिर आयरन डोम ने उसे इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरह से लगातार मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग सब लोग अलर्ट पे हैं। अभी सारे लोग, इस तरह की स्थिति बीच बीच में बनती है बॉर्डर एरिया पे और अब लगता है कि वो जो अलर्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया है। और लगातार ये देख सकते हैं, ये जो आर्मी के जवान आपको दिख रहे हैं, जैसे ही अलर्ट हुआ ये लोग अपने पोजीशन पे लिए, खुद को भी सेफ किया और पोजीशन पे लिए और हर कोई इसी तरह से अपने आप को सेफ जोन में लेता है। बीच बीच में मिसाइल छोड़े जाते हैं, उसका अलर्ट होता है और हम लोग अपने आप को बचाते हुए आप तक हर वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो भारत में आपको इजराइल और गाजा से जुड़ी खबर देखनी जरूरी है। इजराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। गाजा में इजराइल की बमबारी से 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इनमें करीब 800 बच्चे शामिल हैं। देखिए, अब इन सबके बीच में सवाल ये उठता है कि जब इस बमबारी को लेकर ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार है और अमेरिका भी अपना समुद्री बेड़ा लेकर भूमध्य सागर में पहुंच चुका है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन आखिर क्या कर रहे हैं, या फिर चीन ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है जो इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है?
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और इस वक्त अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहले इजरायल फौज और अब आपको बता दें आइजनहोवर अमेरिका का एक्शन ये बता रहा है कि वो ईरान और हिजबुल्लाह को हर हाल में रोकने वाला है। और अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तब भेजा है जब ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। जंग के बीच हमास को बड़े नुकसान का दावा। हमास के टॉप कमांडर और नेताओं को मार गिराने के बाद इजरायल की सेना ने जारी की तस्वीर। दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत के मिलकर विपक्ष के 15 नेताओं ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। मिलने वालों में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, जेडीयू नेता केसी त्यागी, बीएसपी सांसद दानिश अली और लेफ्ट नेता डी राजा शामिल। 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की एंट्री। मुंबई में चल रहे आईओसी सेशन में लगी मुहर। आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने फैसले की तारीफ करते हुए कहा, ओलंपिक आंदोलन को मिलेगी मजबूती। The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies. Bye. इजरायल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इजरायल को हिजबुल्लाह से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडेन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यूएसएस ड्वेट डी एसनहावर CVN-69 अमेरिका ने इजरायल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। بر اساس درکم از واقعیت مقاومت به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد. लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्लाह जब गाजा पट्टी से हमास ने इजरायल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इजरायल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इजरायली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं। तो इस वक्त इजरायल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इजरायल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود.
ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है, जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्लाह या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इजरायल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसकी डिटेल आगे, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इजरायल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, यूएन खुला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है, ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनान तक खोल रहा है। और इस समय युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड पहले से पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्तिशाली अमेरिका का युद्धपोत इजरायल के सपोर्ट के लिए पहुंचने वाला है। अमेरिका के सामने भी अब स्पष्ट हो चला है कि इजरायल के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका खुलकर फ्रंट पर खेल रहा है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर ईरान को अलग थलग करना चाहता था। ईरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था, लेकिन इस बीच ईरान ने खेल खत्म कर दिया। हमास ने इजरायल को घर में घुसकर मारा और अब इजरायल हमास को उसके घर में घुसकर मार रहा है। अमेरिका इस काम में इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हिजबुल्लाह या ईरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। दूसरा परमाणु संचालित युद्धपोत भेजकर अमेरिका ने हमास आतंकवादी समूह के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भेजा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह संघर्ष गाजा से पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों तक न फैले। अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है या युद्ध भड़काने की सूरत में इजरायल के समर्थन के बहाने ईरान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है। ये तो एकदम सीधी सी बात है। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं, भूमध्य सागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बयां करती है। अब हम आपको बताते हैं जिनमें से एक आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से ये लैस है, मतलब यूएसएस आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से लैस है, 3D रडार से लैस इसकी जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊंचाई है 244 फीट यानी 74 मीटर। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। इसी के साथ में ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इजरायल का अस्तित्व बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है, और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ना दूजा कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे हो अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, माँ अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार न दिखे तेरे आगे मैं
होके गाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा राहुल, आपने नवरात्रि चल रही है और माँ को याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो में मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, जो आज पहली बार शो में आए हैं उनका, और जो शो में आते रहते हैं उनका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं आज जब मैंने शो शुरू किया तो मैंने कहा कि हेल्प बेबी शिवांशी फाइट SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, काफ़ी पैसा लगता है और इससे पहले भी मैंने इस शो में कहा है, किसी के लिए कहा है, उसका इलाज हुआ और वो पैसा इकट्ठा हुआ। मैं इनके लिए भी कह रहा हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि अगर ये पता चले कि अभी कितना पैसा आया या आज के शो में जब मैंने कहा तो कितना आया, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाता, लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज़रूर करिए। और जब नवरात्र की बात हो रही हो, माँ की बात हो रही हो, किसी बच्ची की बात हो, तो मैंने तो उसको यहीं से जोड़ दिया सीधे सीधे कि नवरात्र में जब आप कन्या खिलाते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम सारे लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार और जो मोहब्बत इस शो को मिलती है, वो उसका मैं कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, सदैव ऋणी हूँ इस बात का। लेकिन हाँ, उसका एक ही कारण है, और कारण वो ये है कि मुद्दा आपके नज़दीक होना चाहिए, और अगर आपके नज़दीक मुद्दा नहीं है तो रॉकी भाई बात नहीं बनती ना। हाँ, बिल्कुल बात नहीं बनती। अगर कोई मिलावट कर दोगे जरा से तो पता चल जाएगा दूध में पानी कितना है, कितना है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का। तो दूध में पानी नहीं मिलाना है, लेकिन हाँ, इतना जरूर बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि 24 का चुनाव बहुत जल्दी, मुझे भी चुनाव की यात्रा में, हालांकि बहुत लेट हूं मैं, निकलना है इस हफ्ते, प्रॉबेबली मैं निकलूंगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा, पहले तेलंगाना और मिजोरम तक। और तमाम सारे लोग जो बातचीत के सिलसिले से यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जो बात कहना चाहते हो वो कृपया हाथ उठाएंगे और मैं उनके पास तक पहुँचने की जरूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले भवानी से पूछेंगे जो वहाँ पे मौजूद है। जी रुको, खड़े रुको, एक मिनट रुको। जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या नाम है? यशी। यशी। यशी, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रही हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। कभी कभी शो में आया करो, मेरे शो में जरूर आया करो, जब मैं रेगुलर हूँ यहाँ पे तो जरूर आया करो। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? हर्षिका। हंसिका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कुछ कहना है? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आदमी को अगर वोट देना ही है तो सब कुछ ओवरऑल कैलकुलेट करके देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, मतलब ये इतनी अच्छी बात है आपने कही कि अगर किसी को वोट देना है तो सब कुछ कैलकुलेट करके वोट देना चाहिए। तो इसमें क्या कैलकुलेट करें? क्या लॉन्गिट्यूड, क्या लैटिट्यूड, कौन सी वर्टिकल लाइन, क्या सिर्फ देखना चाहिए? यही सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ। तो अगर जिसका प्रोज ज्यादा है तो हमें उसको तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग अंधभक्त होकर चलते रहें। सब हाँ। सारे लोगों का हम लोग को अच्छाई और बुराई देख के चलना चाहिए। ऐसे भी आपका वोट है? हाँ, आपका वोट है। रहने वाली कहाँ की हैं आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से? गया से। गया से। ओ, हैं? कौन माधुरी जी? हैं? मैं एक सवाल पूछूं आपसे? मैं आ रहा हूं, मैं आपसे भी आऊंगा, बिल्कुल पूछूंगा, 100% आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको चुनना है, आपकी पार्टी है, तो वो कौन सी है? नहीं बता सकते। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो पार्टी में, जो आपकी पार्टी में
जो भी आपकी पार्टी है वो कितना सही बैठती है और कितना गलत बैठती है? जो भी है बस डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, पर जो भी हम सही इंसान को वोट करेंगे। नहीं, वो तो मुझे मालूम है आप करेंगी, लेकिन अभी कौन लग रहा सही है? तो शो में खड़ी हैं आप, तो मैं जानना चाहता हूँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि अगर इसने इतना बीए ऑनर्स कर रही है हिस्ट्री से, तो इन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तो वो कौन सी पार्टी है? देखिए अगर बात करें, भाई देखिए गलत बात है ये, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप प्लीज मेरे शो से चले जाइए। और बदतमीजी के लिए कुछ हमें ज्यादा करना नहीं पड़ता, बदतमीजी माथे पे ही लिखी रहती है, कपारे पे हम पढ़ लेते हैं कि ये बदतमीज है, और फिर हम एक सेकंड नहीं लगाते कि सबसे बिल्कुल आप रोते हुए बिलबिलाते हुए जाएंगे। बहुत ज्यादा काबिल मत बनिएगा जी। अगर हम लोग करंट गवर्नमेंट का बात करें तो वो ऐसा गवर्नमेंट है जो अगर कोई भी सिचुएशन इंटरनेशनल या नेशनल हो तो वो एग्रेसिव अटेम्प्ट तुरंत ले लेता है कि हाँ हमें ये चीज़ हटाना है या फिर कुछ करना है, तो हाँ हम हैं उसके लिए। पर अगर बात करें इकोनॉमी की तो उसमें शायद थोड़ा बहुत लैग सब में रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ अगर इंटरनेशनल नेशनल रिलेशंस का बात करें तो बेस्ट है। मतलब अगर बात करें तो कोई ऑप्शन में रहे तो कुछ कहा भी जाए। आप सोचेंगे कि निकलवा ही लिया इन्होंने मुंह से, आप सोचेंगे बहुत काबिल समझ रहे होंगे हमको। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि जो युवा पीढ़ी है वो एनालिसिस कर रही है तो किस वजह से, कहां पे। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफ करिएगा, राजस्थान में, कि आप कहते हैं कि हम देश तोड़ रहे हैं। अरे हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश आप तोड़ते हैं। और जब आप कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे लाना। अरे हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, हम देश को नहीं तोड़ रहे हैं। बीजेपी पहले इस बार, उसके बाद कांग्रेस। जी 3000 किलोमीटर चले भारत जोड़ो यात्रा में, 3000 किलोमीटर चलने के बाद की नफरत बहुत है, उनको जोड़ना है सबको। आखिरी में जब कश्मीर पहुंचते हैं राहुल गांधी तो युवाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं और अपनी बहन के साथ खूब खेलते हैं, वो वहाँ इतनी सुरक्षा इनको, और उसके बाद कहते हैं कहीं कोई नफरत नहीं। मैंने आपसे फिर कहा था नफरत देश में नहीं है, नफरत कांग्रेस बोती है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने उदाहरण दिया, उदाहरण चीन का, चीन की सेना पीएलए का उदाहरण दिया। अरे आपने चीन के साथ इतना प्रेम क्यों है? चीन से आपने एमओयू साइन किया सूचनाओं के आदान प्रदान का, सूचनाएं क्यों आप लेती हैं चीन से? अपनी सूचना का स्रोत पैदा करिए, अपने देश की सूचना लीजिए, जनता की सूचना लीजिए। राइट। देखिए हम क्यों कहते हैं कि इन्होंने लगातार इस देश के अंदर केरोसिन छिड़कने का काम किया है। एक छोटे बच्चे, जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे हम, थोड़ा आगे आ जाएंगे थोड़ा जी। एक छोटे बच्चे को मुस्लिम होने पर उसके मुंह पर उसके चाटे जड़े जाते हैं, ये सबने देखा वो वीडियो, और आपने उसके ऊपर डिबेट भी किया था। कितनी इस देश के अंदर लगातार नफरत फैला रही है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है जो हाथ पकड़ रहा है सभी युवाओं के, खासकर कि राहुल गांधी जो लगातार जननायक बन रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री, जब वोट तो ले लिया उन्होंने, मणिपुर में सरकार भी अपने नाम पर बना ली, लेकिन किया क्या उन्होंने? मणिपुर जलता रहा। और वहीं मैं हरियाणा से आती हूँ, नूह में लगातार हिंसा हुई, और मैं कहती हूँ जिन युवाओं के हाथ में किताबें कलमे देनी चाहिए थी, इन लोगों ने उनके हाथ में पत्थर देने का काम किया। ओके एक मिनट को, सरकार में पत्थर कौन चला रहा था? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी। आज अभिनव भारत चला रहा था, अभिनव भारत चला रहा था, पत्थर इन्होंने अभिनव भारत चला रहा था, अभिनव भारत के सदस्य पत्थर चला रहे थे इस देश में। आज डिबेट खत्म होगी, पाजी ने मेरे को इशारा किया कि डिबेट खत्म करिए। आज दो पहलवान यहाँ पे अखाड़ा लगाएंगे, दो लोगों की कुश्ती होगी, और कुश्ती का आनंद लेना चाहते हैं आप लोग? जोर से बोलो, लेना चाहते हैं? बड़े कसम से आप लोग भी वही हैं, अच्छा ही आपको वही लगता है। एक एक बोलेगा, वरना मैं निकालूंगा डिबेट से। वन बाय वन। लो बीजेपी। ये कांग्रेस के ही प्रवक्ता है ना,
कांग्रेस के ही नेता राजीव गांधी थे जब सिखों का कत्लेआम इसी दिल्ली में हो रहा था, हजारों सिख मारे गए तो राजीव गांधी ने क्या कहा? राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राइट मैं दे दूंगा जी। बैंक डकैती सुना था आपने, पेट्रोल पंप डकैती सुना था, ये जनादेश की डकैती मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कर दिया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करके जनादेश की डकैती कर दिया। जनता नहीं चाहती थी भाजपा को, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर, जनादेश की डकैती डालकर जबरदस्ती सरकार चलाया 5 साल। डकैती ये होता है कि बीएसपी के 7 विधायक कांग्रेस तोड़ गई राजस्थान में, 6 मध्य प्रदेश में तोड़ गई, और 6 दिसंबर 1952 में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, आपने 4 राज्यों की सरकारें गिरा दी, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। ये बात आप नहीं कर सकते। और दूसरा वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, रिसोर्स पावर यही है कि जो देश जुड़ा हुआ है उसको जोड़ने के लिए चल रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी को जोड़िए। जी प्रतीक जी, मेरे भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। गोवा में किसने सरकार तोड़ी थी? पैसा देके किसने विधायकों को खरीदा? आपके ही मध्य प्रदेश में। आज सबसे ज्यादा बुरा हाल है कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के कितने विधायक छोड़ छोड़ के कमलनाथ जी की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। और देखिए कितना घबराहट है, केंद्रीय मंत्री को विधायक का इलेक्शन लड़वा रहे हैं। ये भाजपा के हालात हो गए। और सुन लीजिए, 3 राज्यों में क्या, 5 राज्यों के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलेगी और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खुलेंगे। और मणिपुर पर नहीं बोलते, मणिपुर की घबराहट है। इजराइल चाहिए इनको, इजराइल चाहिए। कौन सी मोहब्बत की दुकान है? देखिए प्रतीक जी, मैं विशेष डिटेल नहीं हूंगा। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो स्टेटमेंट कहा था, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ ठीक है हाँ जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो जातिगत जनगणना के ऊपर अभी आपने जो विषय उठाया था, मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बहुत सारी बातें की, मैं बहुत विनम्रता से मेरी बहन से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं या राजीव गांधी जी बड़े नेता हैं? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता है या राजीव गांधी बड़े नेता थे? याद कीजिए 1980 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन पर उन्होंने स्पीच क्या दी थी? उन्होंने यही तो कहा था कि वीपी सिंह जी को आप समाज को तोड़ रहे हैं, आप जातियों में बांट रहे हैं। अगर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो जातिहीन और धर्महीन हमें ये समाज बनाना होगा। और ये कांग्रेस क्या कर रही है? आज उन क्षेत्रीय दलों के संग कटोरे के लेके भीख मांग रही है टिकट की कि भैया हमें हो गया। मुझे तो लगता है ये अपनी जबान से पत्थर ना मार दें, थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करिए, बस समस्या ही है।